हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसेट 2018 पीवाईक्यू पेपर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द Mn4n मतलब मैंगनीज नाइट्राइड का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो मैंगनीज मेटल से ज़्यादा होगा या कम होगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को गिवन है जो डी ब्लॉक का एनसीईआरटी क्लास 12 का जो बुक है, ठीक है, उसका पेज नंबर 230 पे एक चीज़ गिवन है हम लोगों को, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो वहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि किसी भी मेटल लेटिस के अंदर जो वॉइड्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन जैसे एटम्स ट्रैप हो जाते हैं जो कि काफ़ी स्मॉल साइज रखते हैं। तो वो फॉर्म करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड लाइक टाइटेनियम कार्बाइड Mn4n जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो उसी से प्रॉपर्टीज होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो वहां पे हमें पता चला कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है इज हायर देन द प्योर ऑफ मेटल। जैसे कि हमारे पास Mn4n है, इसका मेल्टिंग पॉइंट मैंगनीज से क्या होगा, ज़्यादा होगा। टाइटेनियम कार्बाइड है, इसका टाइटेनियम से ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड से उठाया गया था डायरेक्ट, ठीक है। बट कुछ लोगों ने इसको टिपिकल मेटल के नाम से भी सॉल्व किया हुआ है क्या नहीं है, चलिए जानते हैं। मैंगनीज क्या एक तरह की टिपिकल मेटल है। इसका मतलब ये होता है कि ये रूम टेम्परेचर पे एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पे एग्जिस्ट करती है, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या मेटेलिक स्ट्रेंथ बोल सकता हूँ, मेटेलिक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ पता चला कि जैसे ही हम लोग स्कैंडियम से मैंगनीज की ओर बढ़ते हैं और फिर मैंगनीज से हम लोग जिंक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कॉपर जिंक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और यहाँ से यहाँ जाने पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने पे तो मैंगनीज का क्या होना चाहिए था, मेल्टिंग जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ थी वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड। बट क्या होता है, इसकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है, एनोमलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है, एक तरीके का एनोमलस बिहेवियर शो करता है, मतलब अलग से बिहेवियर शो कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन होता है इसका, ये चीज़ याद रखना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी गिर जाता है, ठीक है। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से नज़र आता है। तो इसका जो मैंगनीज होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी गिर जाता है, राइट, क्यों, क्योंकि इसका एनोमलस बिहेवियर शो होता है। तो यहाँ पे भी गिवन है कि एक तरह की क्या है, टिपिकल मेटल है, राइट। तो हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोगों ने इंटरस्टिशियल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देखी थी, तो वहां से क्या प्रूफ हो जाता है कि जो मैग्नीज नाइट्राइड है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज से ज़्यादा होगा, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर द डायपोल मोमेंट म्यू, वैल्यूज सिस एंड ट्रांस F2 N2, राइट। तो सबसे पहले हमें सिस और ट्रांस के बारे में पता होना चाहिए, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, राइट। तो बात करते हैं यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर इसके दोनों लोन पेयर्स एक तरफ मैं बना देता हूँ, ठीक है, और दोनों फ्लोरीन एक तरफ, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज द सिस फॉर्म, राइट। बात करते हैं इसके ट्रांसफॉर्म की, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब हमें पूछा जा रहा है कि इन दोनों का जो म्यू है, मतलब डाइपोल मोमेंट है, म्यू को क्या बोला गया है, डाइपोल मोमेंट बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो उन दोनों में से कंपैरिजन करना है कि कौन ज़्यादा बड़ा है कौन छोटा है, कोई जीरो हो सकता है क्या, इन सब में से हमें कंपैरिजन करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ रहती है, राइट। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, हमारे पास फ्लोरीन है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन से हमारे पास फ्लोरीन की डायरेक्शन में क्या रहने वाला है, डाइपोल मोमेंट रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट लोन पेयर के कारण भी आता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है
उसको हम लोगों ने पर्पल कलर से दर्शाया, उसका जो डाइपोल मोमेंट है उसको। ठीक है, वो जो हमारे पास नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन के कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से दर्शाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा जो ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, उसका ये वाला डाइपोल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड के रहेंगे। और ये वाला डाइपोल इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो इसका जो म्यू निकल के आएगा ट्रांसफॉर्म का, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा, राइट। बात करते हैं सिस फॉर्म की। तो यहाँ पे सिस फॉर्म में हमें देखने को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें जो म्यू नेट आएगा, जो दोनों डाइपोल के कारण आ रहा होगा, जो कि हमारे किसके लोन पेयर के हैं, उसका हम लोग म्यू नॉट मान लेते हैं यहाँ पे म्यू वन। ठीक है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन फ्लोरीन के कारण आ रहा होगा वो आ जाएगा म्यू टू। तो यहाँ पे म्यू वन नॉट इक्वल्स टू म्यू टू रहेगा, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो म्यू आएगा वो नॉन जीरो आएगा, जो नेट म्यू आएगा, राइट। नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो रहेगा। चलिए ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास कि जो सिस फॉर्म है उसका ज़्यादा रहेगा ट्रांसफॉर्म से, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, बोला जा रहा है कि नॉन जीरो रहेगा, हाँ दोनों का, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि एक का जीरो आ रहा है, एक का नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का ज़्यादा रहेगा, बिल्कुल नहीं। बोला जा रहा है कि बोथ सिस एंड हैव द जीरो वैल्यू, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी से रिलेटिव एक और क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, NF3 का या NH3 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दोनों डायग्राम दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे NH3 का जो वेक्टर सम आ रहा है, 4 वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट। तो सम इज ग्रेटर, तो यहाँ पे जो चारों का जो नेट आएगा वो क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा, लोन पेयर और तीनों हाइड्रोजन का, राइट। क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है जो डाइपोल मोमेंट होता है, राइट। तो सभी का सेम डायरेक्शन में आ रहा है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा। जबकि यहाँ पे कुछ अपोजिट हो रहा है, क्या? कि यहाँ पे नेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, और डेल्टा पॉजिटिव कौन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो डाइपोल मोमेंट इसका किस डायरेक्शन में आ रहा है, फ्लोरीन की तरफ आ रहा है, जो कि आपको यहाँ दिख रहे होंगे तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वन वेक्टर इज अपोजिट टू द रेस्ट ऑफ थ्री, राइट। तो ये लोन पेयर का था डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेस वर्टिकल सम, मतलब जो वर्टिकल सम आ रहा है वो लेस आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्टिकल सम ज्यादा आ रहा है। तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि इन सब का जो नेट आएगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है, किससे, इस वाले से। तो यानी कि डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा आएगा, NH3 का जो डाइपोल मोमेंट आता है वो ज़्यादा होता है NF3 से, ड्यू टू द लोन पेयर। ये लोन पेयर जो होता है इसी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टेट्राहाइड्रल मैग्नेट्स एंड द परमैंगनेट आयन। ठीक है, तो हमें पता है कि मैग्नेट्स जो होते हैं वो जनरली टेट्राहाइड्रल ही होते हैं, दोनों के दोनों, राइट। पर मैग्नेट भी और मैग्नेट भी। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि पर मैग्नेट आयन, जैसे कि हमें पता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट होता है KMnO4, तो वहाँ का पोटेशियम अगर हटा दो तो क्या बचता है, पर मैग्नेट आयन बचेगा, यानी MnO4 माइनस, राइट। आप लोगों ने MnO4 2 माइनस के बारे में बहुत कम सुना होगा, क्यों? क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ही स्टेबल रहता है, राइट। तो इसकी रिएक्शंस आपने भी काफ़ी कम पढ़ी होगी, बट अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे एडवांस के लिए तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है इसके बारे में। बात करते हैं सबसे पहले इसके ऑक्सीडेशन नंबर की। यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर था +7 और यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर था +6। ठीक है, तो ये +7 में है और ये हमारे पास +6 में है, राइट। तो हमें पता है कि मैंगनीज का जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एटम का, वो क्या होता है, हमारे 4:3d5 होता है, राइट। तो जब आप इसको आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि Mn+7 के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, Mn+7 का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 4s0 3d0, राइट। क्योंकि जो 7 इलेक्ट्रॉन से 2 इधर से निकल के 5 इधर से निकल के, तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, और फिर बात करते हैं Mn+6 की। तो यहाँ पे 4s0 और 3d 1 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है
कि यार जो हमारा पैरामैग्नेटिक है वो तो कलर्ड होगा, क्या डायमैग्नेटिक भी कलर्ड होगा? बिल्कुल। तो किस कारण से कलर आता है डायमैग्नेटिक के अंदर भी? चलिए वो पहली सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास पर मैग्नेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, राइट। वो जो हमारे पास मैग्नेट आयन होता है वो हमारे पास ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है। दोनों कलर्ड है, बट एक डायमैग्नेटिक है और एक पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण तो कलर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक है पर्पल कलर। तो ये कलर आता है किसके कारण है? वो आता है चार्ज ट्रांसफर के कारण। ये चीज आपको काफी बार पूछी जाएगी, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर के कारण क्या आता है, पर मैग्नेट के अंदर कलर आता है। और यहाँ पे हमें डीडी ट्रांजिशन के कारण कलर देखने को मिलता है, किसके अंदर, मैग्नेट के अंदर, ठीक है। तो ये कलर का कारण रहता है, ठीक है। आपको कलर याद होना चाहिए, ठीक है। आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी ट्रिक्स भी मिल जाएगी कैसे याद रखना होता है, ठीक है। एज इट इज़ तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि पर मैग्नेट क्या है हमारे पास, पर्पल कलर का है बिल्कुल। और पैरामैग्नेटिक है क्या, नहीं, डायमैग्नेटिक होता है। मैग्नेट क्या है, ग्रीन कलर का है, पैरामैग्नेटिक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पर मैग्नेट क्या है, ग्रीन कलर का है, नहीं। मैग्नेट जो है पर्पल कलर का है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। चलिए कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन है कि इन विच मीडियम केमेनोफोर एक्ट एज अ हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हमें बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है MnO2- में, यानी कि ये बेसिक मीडियम गिवन है, ठीक है। यहाँ पे 4H+ है, यहाँ पे 8H+ है, तो 8H+ वाले को हम लोग क्या मानेंगे, एसिडिक मीडियम मानेंगे, ठीक है। और जो बीच वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल मीडियम हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद को रिड्यूस करेगा, राइट। तो यहाँ पे तीनों में हमें इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, एक्सेप्ट कर रहा है MnO4-, राइट। यानी कि पर मैग्नेट आयन एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब खुद को रिड्यूस कर रहा है, राइट। तो यानी कि यहाँ पे एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो यहाँ पे हमें पता चला इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है हम लोगों को तीनों का। तो यहाँ पे ई नोट जो है वो सबसे ज्यादा किसका है, न्यूट्रल वाले का है। देखो 1.69, राइट। फिर है हमारे पास एसिडिक, फिर है बेसिक। तो यानी कि न्यूट्रल मीडियम के अंदर क्या करता है, KMnO4 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका ये आंसर हो जाएगा न्यूट्रल मीडियम में, राइट। बात करते हैं KMnO4 इज नॉट यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड होते क्या है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, राइट। मुझे इसका क्या करना है, वेट निकालना है। अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर हमारे पास 3-4 कंपोनेंट है, और मान लीजिए हमारे पास वो KMnO4 ही है, ठीक है। अगर मान लीजिए KMnO4 का मैं वेट निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। और KMnO4 उसी वक्त MnO2 में कन्वर्ट हो जाए एसिडिक मीडियम में, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो गई। कि अगर मान लीजिए मैं इसका वेट निकालने गया तो इसका वेट तो कुछ x-y कुछ इस तरह के चला जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या है, नॉट प्योर, ये प्योर नहीं रहेगा। क्योंकि किसके अंदर MnO2 की क्या आ गई, इम्प्योरिटीज आ गई, ठीक है। क्योंकि ये डिकम्पोज हो चुका है MnO2 में। तो इसलिए क्या करते हैं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड होते हैं जिनका वेट एकदम कांस्टेंट रहता है, प्योर फॉर्म में रहता है, किसी और में डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है प्राइमरी स्टैंडर्ड की, कि ये रेडली रिएक्ट कर जाते हैं ड्यूरिंग टाइट्रेशन, ठीक है। एयर रेजिस्टिव होते हैं, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए उनको डिस्कस करते हैं पहले। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या है, ऐसे केमिकल रिएजेंट होते हैं क्योंकि हाई क्या होता है, परसेंटेज प्योरिटी होती है, मतलब वो किसी और में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, मतलब स्टेबल होते हैं टूवर्ड्स एयर, मतलब वो एयर रेजिस्टिव होते हैं, ठीक है। एंड हाई मोलिकुलर मास, इनका मोलिकुलर मास काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 100 ग्राम से तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है, 100 AMU। एंड रीडली सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट। अगर मान लीजिए इसका टाइट्रेशन हम लोग करवा रहे हैं और रिजल्ट हाथों हाथ नहीं मिल रहा है, कुछ मिनट्स के बाद मिल रहा है, तो ऐसे टाइट्रेशन का मतलब ही क्या, ठीक है। टाइट्रेशन का मतलब ये है कि हम लोग हाथों हाथ रिजल्ट चाह रहे हैं, मतलब जैसे कि हम लोगों ने रिएजेंट डाला तो हाथों हाथ कलर चेंज हो जाए, लाइक उसको टाइट्रेशन बोलते हैं। तभी तो हमारे रिजल्ट सुटेबल आ पाएंगे।
तो यानी कि सॉल्युबल होना चाहिए सॉल्वेंट के अंदर ताकि टाइट्रेशन का रिजल्ट हाथों हाथ आए, ठीक है। बात करते हैं कि ये मीडियम कॉस्ट के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब परचेज करने में हमारी जान निकल जाए, ठीक है, हमारा बैंक बैलेंस खाली हो जाए। और रीडली अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, मार्केट में आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम बात करते हैं KMnO4 क्यों नहीं है, अच्छा अच्छा प्राइमरी स्टैंडर्ड क्यों नहीं है। इसका कारण मैंने अभी आपको बताया था। KMnO4 एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, MnO2 एंड वाटर के अंदर, राइट। मतलब यहाँ पे क्या लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। मतलब ये वाली रिएक्शन हो रही होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये वाली। तो इस तरीके से ये वाला क्या होता है, डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं हम लोग एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है KMnO4। बात करते हैं K2Cr2 क्या प्राइमरी स्टैंडर्ड है, यस। K2Cr2 हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह काम करता है। ये चीज आप याद करना, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटिव एक और पॉइंट है कि जो KMnO4 है, ठीक है, इसका यूज हम लोग कभी भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं, मान लीजिए हम लोग KMnO4 का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए गए, ठीक है। KMnO4 का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए गए, KMnO4 MnO2 में कन्वर्ट हो गया, तो वेट वेट क्या है, वेरी कर रहा है। इसलिए हम लोग KMnO4 का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, KMnO4 का। जबकि K2Cr2O7 का करते हैं हम लोग यूज, ठीक, किस में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। तो यहाँ पे नहीं करते हैं और यहाँ पे करते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमें गिवन है अमंग द लेंथेनाइट्स, ठीक है, यूरोपियम, टर्बियम एंड द इरिडियम एंड द डाइवर्सियम, ठीक है। ये हमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है। पूछा जा रहा है कि फॉर्म्स स्टेबल डाइवेलेंट आयंस, कौन सा डाइवेलेंट आयन स्टेबल बना पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को एफ ब्लॉक की जो लेंथेनॉइड सीरीज है वो याद होनी चाहिए। किस तरीके से याद करते चले मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसकी ट्रिक जो होती है वो होती है सीमा पार नादो पीएम सामान, ठीक है, ये स्मॉल एम है, ठीक है, पीएम सामान यू गद्दार तबाई डायरेक्ट होगी, ठीक है, होगी, या तुम यूं भी लूटोगे। तो ये हमारी ट्रिक रहने वाली है, सीमा पार ना दो पीएम सामान जो गद्दा तबाही डायरेक्ट होगी, अरे तुम यूं भी लूटोगे। तो जिन लोगों को ये ट्रिक याद है, तो उसके आगे भी मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आप किसी चीज का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद कर सकते हो इन लेंथेनॉइड्स का इजीली। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से बनाता हूँ मैं। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ इस इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाइए खुद से, ताकि आप लोगों को इजीली याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 हिस्सों में इसको सबसे पहले बांट दे रहा हूँ। पहला कि लेंथेनम है, ठीक है, लेंथेनम +2 है, ठीक है, और लेंथेनम हमारे पास +3 में है, राइट। तो सबसे बात करते हैं सीरियम की। सीरियम पे आप लिख दीजिए F1, F2, ठीक है, F3, F4 अप टू F14 तक आप लोगों को सिंपल लिख देना है, आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पे तो होप यू आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा। ये 4F14 4F का है, ठीक है, 4F14 तक जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। बात करते हैं हम लोग, ये चीज़ आप सबसे पहले लिखेंगे इस चीज़ को बनाने के लिए। यहाँ से यहाँ जाने पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, राइट। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ गेन होगा ये चीज़ समझना कि ये वाले क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड है, राइट। तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है, सबसे पहले। और जो इन दोनों में जो एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा ना, वो 5d1 के अंदर होगा, 5d1 के अंदर, ठीक है। और जो बाकी के अंदर हैं वो किसके अंदर होंगे, इसी के अंदर होंगे। यानी कि 4f2, मतलब जैसे कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, ठीक है, 4f7। नीचे जाते जाते क्या हो जाएगा, 4f8। अच्छा, 4 8 की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। 4f10, 4f11, ठीक है, 4f12 एंड 4f13, 4f14, इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है यहाँ पे।
तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को याद करना है, जो हाफ फिल्ड वाला है उसके अंदर 5d1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी के अंदर हम लोग को सिर्फ एफ में ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। बात करते हैं यहाँ से यहाँ जाने पे कितना इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में जाते हैं, 6s2 के अंदर जाते हैं। ठीक है, चलिए देख। तो होप यू आप लोगों ने 6s2 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भर दिए होंगे। अब आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक एज इट इज कॉपी कर देना है जो Ln +2 के अंदर था, राइट। तो मैं लिख देता हूँ 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, 4f8, ठीक है, 4f9, 4f10, ठीक है। एज इट इज आप लोगों को कॉपी कर देना है, ठीक है। तो 4f11, 4f12, 4f13, 4f14 एंड 4f15, ठीक है, 4f14 एंड 5d1, सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा क्योंकि एज इट इज कॉपी करना था हम लोग को यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज पता चलेगी, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, 5d1 एंड 4f7 आएगा, राइट, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम करता है ये कि जो इसका इलेक्ट्रॉन जाता है वो 4f1 के अंदर जाता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जाता है एफ का, वो किसके अंदर जाता है, हमारे पास 5d1 के अंदर जाता है। तो बस आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी होती है, और बाकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज सेम टू सेम रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। हमसे बात कर रहा है डाइवेलेंट स्टेबल आयंस की, ठीक है। तो यानी कि लेंथेनम +2 की बात कर रहा है वो। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है यहाँ पे। तो हमें टर्बियम गिवन है, ये रहा, ठीक है। हमें ये गिवन है dy डायस्पर्सियम, ठीक है। इरिडियम गिवन है एंड द यूरोपियम गिवन है, ये रहे, ठीक है। इससे के मैं कॉन्फ़िगरेशंस को हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या आता है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4f7 स्टेबल इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो होप यू आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ऑर्डर, ठीक है। मॉलिक्यूल्स pH3, मतलब ये हमें किसके गिवन है, नाइट्रोजन फैमिली के गिवन है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता है कि pH3, ASH3, SbH3 एंड द BiH3, राइट। ये बेसिक स्ट्रेंथ किसके कारण आ रही है, ना पी के कारण ना हाइड्रोजन के कारण, ये आ रही है लोन पेयर के कारण। सभी के पास एक लोन पेयर है, उसके कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ आ रही है, राइट। तो बेसिक स्ट्रेंथ एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डोनेट करने की टेंडेंसी ही तो है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, राइट, किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज़्यादा होगी, छोटे एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है कि एक बड़े एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो मैं बोलूँगा छोटे एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, राइट। तो यानी कि पी जो फॉस्फोरस का एटम है वो काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू द एस, एस बी एंड द बी आई, क्योंकि हमें पता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी, ठीक है। नीचे जाने पे क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है हमें दो दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लोगों ने नाइट्रेशन कराया है किसके अंदर, पैराटोल्यूडिन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पैराटोल्यूडिन है, पहले हम लोगों ने एसाइलेशन कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड में इसका नाइट्रेशन कराया है, राइट। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ें, एक चीज़ बताना चाहता हूँ बेसिकली कि क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है यार, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे बात करते हैं सबसे पहले। अगर हम लोग NH2 की, यानी कि एनिलीन की, जब हम लोग नाइट्रेशन करवाते हैं तो वो कंसनट्रेटेड H2SO4
कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को 3 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। जो पहला प्रोडक्ट होता है NH2, यहाँ पे होता है हमारे पास NO2 पैरा पोजीशन पे, जो कि हमारा 51% बनता है, राइट। और जो हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट्स होते हैं बाई प्रोडक्ट, ठीक है, वो बनते हैं मेटा पोजीशन पे बनता है एक, ठीक है, जो कि हमारा 47% होता है, ठीक है। और जो हमारे पास ऑर्थो वाला होता है, ठीक है, ऑर्थो, वो हमारा रहता है ओनली 2%, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे हम लोगों को 51% तो पैरा वाला देखने को मिलता है और 47 हमें मेटा वाला देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है, चलिए समझते हैं। कि होता ये है कि हमारे पास एनिलीन एज अ बेस की तरह काम करता है, राइट। तो एसिडिक मीडियम में देखो पैरा वाला बनना कम, हमें पता है कि मेजर क्या होता है, पैरा वाला होता है, ठीक है। बट और मतलब हमारे पास मेटा का क्यों बन रहा है, इसका कारण मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक एनिलीनियम आयन बन जाएगा, राइट। एनिलीनियम आयन फॉर्मेशन होने के कारण ये सब ऐसा हो रहा है कि हमारे पास मेटा वाला जो है वो भी क्या हो रहा है, 47 मतलब काफी लार्ज अमाउंट में बन रहा है, ठीक है, लगभग मेजर प्रोडक्ट के लगभग बन रहा है, राइट। तो इसके कारण क्या होगा, ये -M हो जाएगा ग्रुप। -M पे जो अब अटैक होगा NO2 पॉजिटिव का, ठीक है, मतलब NO2 पॉजिटिव पे जब अटैक करेगा हमारा बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो होगा ये कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हमें मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा एज अ मेटा ग्रुप, ठीक है। मेटा पे पोजीशन पे आएगा NO2, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म रहता है, किसके लिए, ऑर्थो वालों के लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी कि जब हम लोग मतलब इसका अगर क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया किसका, NH2 ग्रुप का, तब हमें क्या देखने को मिलता है, मेटा ग्रुप भी, मेटा पोजीशन पे भी क्या देखने को मिलता है, NO2 देखने को मिलता है, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट रहता है, राइट, सेकेंड मेजर प्रोडक्ट रहता है। अगर हम लोग इसका क्या करा दें, एसाइलेशन करा दें, चलिए देखते हैं एसाइलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। जब हम लोगों ने इसका एसाइलेशन कराया है एनिलीन का, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात देखने को कि यहाँ पे तो सबसे पहले इसका क्या हो गया, एसाइलेशन हो गया। एसाइलेशन होने के कारण क्या हुआ कि जब हम लोग बोल रहे थे कि हमारे पास एनिलीनियम आयन फॉर्म होगा, कहाँ पे, इस जगह पे, क्योंकि कि वहाँ पे क्या था, एक H+ बच गया था, राइट। तो यहाँ पे अब एनिलीनियम आयन फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, एनिलियम आयन फॉर्म नहीं हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को नहीं मिलेगा, मेटा प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो जब इसका नाइट्रेशन हम लोगों ने कराया तो हमें सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही प्रोडक्ट देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटा पोजीशन नहीं बनेगा प्रोडक्ट, जबकि यहाँ पे क्या हुआ था, इसका एनिलीनियम आयन फॉर्म हुआ था, तो यहाँ पे 47 ये एज अ लगभग मेजर प्रोडक्ट की तरह में देखने को मिला था। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन वाले ने हम लोगों को पहले गिवन है कि ये +M लगा रहा है और ये +H लगा रहा है, राइट। हम लोगों ने इसका क्या किया है, +M क्या होगा, हमारा डोमिनेटिंग होगा, राइट। तो नाइट्रेशन पे हमें मेजर प्रोडक्ट कहाँ देखने को मिलता है, सबसे पहले पैरा, फिर ओ मेटा पे, राइट। मेटा पे देखने को मिलेगा एंड पैरा पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ तो पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है, तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, मेटा पोजीशन पे बनेगा, राइट। तो जो पहले का आंसर हो जाएगा, अ, जो हमारा एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से रहेगा, CH3 NH2। इसके हमें पैरा एंड मेटा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा NO2 आके लग जाएगा, क्योंकि ये मेटा पोजीशन इसके हिसाब से ही है, राइट। और यहाँ से क्या लगा रहा है, +H इफेक्ट भी लगा रहे तो और स्टेबल बनाएगा, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, राइट। बात करते हैं वाई एंड जेड की। तो हमें क्या पता है कि वाई पे क्या हो जाएगा, एसाइलेशन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एसाइलेशन प्रोडक्ट बना देते हैं। तो एसाइलेशन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो एसाइलेशन प्रोडक्ट ये रहेगा, ठीक है, और प्लस HCl भी निकलेगा, ठीक है, HCl। फिर हम लोग बात करते हैं जेड प्रोडक्ट की। तो जेड में होगा क्या,
कि हमें मेजर प्रोडक्ट कौन कौन से देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जेड के लिए क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा। अगेन पैरा पोजीशन क्या है, हमारे पास ब्लॉक है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या लगा है, CH3 लगा है, तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, ऑर्थो पोजीशन पे बनेगा, राइट। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑर्थो पे क्या लगा दिया, इस बार NO2 लगा दिया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तो कहाँ पे आया था, मेटा पोजीशन पे, इस जगह पे, और फिर ये आया यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। तो होप ये आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन दोनों रिएक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का आप लोगों को ऑर्डर निकालना काफ़ी इजी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है, तो यहाँ का जो लोन पेयर है, ठीक है, ये सब लोन पेयर्स क्या है हमारे पास, एक एज ए बेस करें। ठीक है, बेस की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो जब ये बेस की तरह काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोकलाइज्ड की डीलोकलाइज्ड है हमारे पास लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या है, लोकलाइज्ड है, यहाँ पर भी लोकलाइज्ड है। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी लोन पेयर इधर रिंग पे क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा दोनों पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड वाले का ज़्यादा होने वाला है, किससे, थर्ड एंड फोर्थ वाले से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, और फिर हम लोग फाइनल ऑर्डर का कंक्लूजन निकाल देंगे। सो तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा कि जो ये वाला लोन पेयर है, ये हमारे पास क्या, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ का जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर लोन पेयर है, तो यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसकी डोनेशन कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। ये बात आपको कुछ समझ में आई होगी। ठीक है, तो यानी कि डोनेशन टेंडेंसी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा sp3 का होता है, फिर s2 का होता है एंड sp का होता है। ठीक है, क्योंकि कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, sp होता है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इसी से हमें लोगों ने पता चलेगा कि जो फर्स्ट वाला है वो ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट क्या है, सेकंड वाले से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं पर भी फर्स्ट सेकंड वाले से ज़्यादा नहीं गिवन है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, बात करते थोड़ा सा, यहाँ पे क्वेश्चन पे हम लोगों को पूछा जा रहा है कि पेयर ऑफ इंटरमीडिएट बताना है एक्स वाई का, जो कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ पे बेस्ड है। बात करते हैं एक्स की। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या रहेगा, तो CH3 सी डबल बॉन्ड CH2 पे अगर हम लोग HBr का एडिशन कराते हैं, तो होगा क्या, सबसे पहले हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, फिर रीअरेंज करेगा अगर ये पॉसिबिलिटी है तो, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, और फिर हमारा एंड फाइनली क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। बात करते हैं CH3। ठीक है, CH2। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले क्या जाएगा, H+ है, वो यहाँ पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, CH3 बन जाएगा और कार्बोकेटन यहाँ पे आ जाएगा। अब ये रीअरेंज करेगा क्या, अभी पॉसिबिलिटी नहीं है रीअरेंजमेंट की। फिर क्या करेगा, जो Br- है वो जाके अटैक करेगा इस पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, CH3 CH Br और यहाँ पे CH3। तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट रहेगा, जहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारे पास बना है। ठीक है, एज ए इंटरमीडिएट। ठीक है, बात करते हैं वाई की। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दे रखा है, पेरोक्साइड गिवन, राइट, HBr के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमें एंटी मार्कोनिकॉफ बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे अगर हम लोग एडिशन कराते हैं HBr का इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड,
ठीक है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, राइट। तो CH3 CH CH2 डॉट, ठीक है, एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है। ये आप बात तो आपको समझ में आएगी। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, ठीक है। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, सॉरी, 1 डिग्री फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ है। और फाइनली जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Br, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन का प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास। और इंटरमीडिएट आपको पता चल गए होंगे यहाँ पे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना कैमरा बंद कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ की लाइट जा चुकी है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो रिलेशन पूछा है हम लोगों को Q&S के अंदर, ठीक है। हम लोगों को ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों को एल्डिहाइड गिवन है, यहाँ पे हमें कीटोन गिवन है, राइट। तो अगर हम लोग उसकी ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर हम लोग उसका क्या कराते हैं, डिहाइड्रेशन कराते हैं, तो क्या मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा और उन दोनों में रिलेशन क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले P और Q की। यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H गिवन है, ठीक है। जब इस पे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराई तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, जो हमारे पास CH3 माइनस है वो क्या जाके अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा O माइनस, ठीक है। वो यहाँ पे लग जाएगा CH3H, इस तरीके से। अगले में क्या होगा, इसका वाटर क्या करेगा, इसको प्रोटॉन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वाटर, प्रोटॉन जैसे ही देगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, CH2COH H एंड CHO। अगली रिएक्शन में हम लोगों ने इसका क्या कराया है, डिहाइड्रेशन कराया है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक CH3 है, ठीक है। तो CH3 यहाँ आएगा, ठीक है। अगली रिएक्शन में हम लोगों ने डिहाइड्रेशन कराया है। तो देखो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, जहाँ पे एल्किन स्टेबल रहती है, राइट। तो यहाँ पे एल्किन इस तरीके से स्टेबल रहेगी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, ठीक है। यहाँ दो प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस हैं, ठीक है। एक बार सिस फॉर्म हो सकता है, यहाँ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एलिमिनेशन यहाँ पे एंटी होगी या सिस होगी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांस वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन हमें कम देखने को मिलेगा और ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, तो क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, ट्रांस वाला, ठीक है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, जिसमें हम लोगों को गिवन है कि कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से। इस पे भी हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराई है सबसे पहले, ठीक है। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है। तो CH3 CO माइनस, ठीक है। और यहाँ पे CH3 आके लग जाएगा इस तरीके से। अगली रिएक्शन में क्या होगा, H2O हमारे पास क्या करेगा, इसको प्रोटॉन दे देगा। तो यहाँ पे CH3 कार्बन CH3 CH3 OH लग जाएगा, ठीक है। अगर दोबारा फिर क्या होगा, इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन से क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से रह जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो बात करते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे जो क्यू है और एस से एक बार दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये है। हम्म, चलो इसको दूसरे तरीके से बनाता हूँ मैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से है ये, और एक बार मेरे पास ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि
यहाँ पे हमारे पास जो चेन बन रही है वो 4 मेंबर रिंग चेन बन रही है, और यहाँ पे हमारे पास 3 मेंबर रिंग चेन बन रही है, राइट। तो यानी कि ये दोनों क्या है, हमारे पास चेन आइसोमर है, ठीक है। चेन आइसोमर्स है क्योंकि फॉर्मूला सेम है और चेन्स डिफरेंट बन रही है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर हो जाएंगे ये। तो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, एक तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है रेट ऑफ द रिएक्शन टुवर्ड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। तो ये ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास 2022 में भी देखने को मिला था आइसर की, ठीक है। जहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसका मैकेनिज्म भी बताया है मैंने वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे हम लोग को OH की जगह NaOH गिवन था और हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्या बताना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताना था। तो यहाँ पे जो रेट हो रही है वो मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन की बतानी है, राइट, ठीक है। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उस पूरी रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है। ये चीज़ आपको पता होगी, कब पता होगी, जब आपको मैकेनिज्म समझ में आएगा। मैंने मैकेनिज्म कब डिस्कस किया था इसका, 2022 के आयसर के पेपर में ऑलरेडी मैकेनिज्म डिस्कस कर चुका हूँ मैं, तो अभी नहीं करूँगा मैं मैकेनिज्म डिस्कस दोबारा यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है पूरे रिंग में, तो इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, -m इफेक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि जितने भी नेगेटिव इफेक्ट है वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे। फिर -i, ठीक है, फिर नो इफेक्ट, फिर क्या हो जाएगा ऑर्डर हमारे पास, फिर हो जाएगा हमारे पास +i एंड फिर हो जाएगा +m। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा किसका, रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे -m लग रहा है, -m -m, ठीक है। -m एक बार लग रहा है, यहाँ -i लग रहा है, यहाँ -m लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे -i भी लगेगा, यहाँ पे भी -i, बहुत कम लगेगा, निग्लिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले वाले के अंदर, पहले वाले क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे -m 3 लग रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर -m दोनों लगा रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा -m का। बात करते हैं -i डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो सेकंड एंड क्या हो जाएगा, सेकंड के बाद हो जाएगा हमारे पास फोर्थ, ठीक है। क्यों, क्योंकि -m दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। बट -i किसका ज़्यादा है, सेकंड वाले का ज़्यादा है किससे, फोर्थ वाले से, इसलिए ये हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या लग रहा है, -i इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फोर्थ एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड कहाँ है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो होप यू लोग ये चीज़ आप लोग को समझ में आई होगी, किससे किससे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया फटाफट से, ठीक है। तो आप जाके इसका मैकेनिज्म जरूर देखिएगा, 2022 के या 21 के पेपर में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा मैकेनिज्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, अब तो फोटो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट की जाती है तो जो लाइट इरेडिएट हो रही है, मतलब मेटल सरफेस पे गिर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी में गिवन है, ठीक है, 3.8 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को के गिवन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब उस पर रेडिएशन गिराया जाता है इतनी फ्रीक्वेंसी का, 2.4 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज का, तब काइनेटिक एनर्जी k/2 बताई जा रही है। तो पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, h0 ऑफ द, अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है यहाँ पे, ठीक है, ऑफ द मेटल, ठीक है। हम लोग को मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो कि म्यू0 होती है, राइट, वो निकालनी है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कि जितनी हम लोग एनर्जी गिराते हैं, राइट, एच म्यू, वो किसके बराबर होती है, पहले h0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो हम लोगों के पास दो इक्वेशन बनने वाली है, पहला h म्यू कितना था, 3.8 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज, ठीक है, h म्यू0 प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने k माना हुआ है पहली इक्वेशन के लिए। दूसरी इक्वेशन में हम लोगों को गिवन है h, ठीक है, उस पर हम लोगों ने रेडिएशन गिराया है 10.4 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज का, 2.4, ठीक है।
एच म्यू नॉट हमारा सेम रहने वाला है, मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। और जब हमारे पास कितनी बची है, k/2 काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, ठीक है, का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि के तो हमें हटाना है कुल मिला के। तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है, इसको 2 से इंटू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 2 से इंटू करने के बाद क्या हो जाएगी इक्वेशन, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, एच 4.8 माइनस 3.8 कितना होगा, 1 हो जाएगा, इंटू 10⁻16, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच म्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये 1 है, ठीक है, पहली चीज़। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻16 हर्ट्ज, ठीक है, डायरेक्टली। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री से आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हमें गिवन है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज माइनस का 57.1। एक्चुअल में ये जो डाटा गिवन है वो गलत है, 57.3 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये चीज़ होती क्या है, ये स्टैंडर्ड चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया गया है तो हमारे पास एक सोल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि जो हीट रिलीज हो रही है वो किस रिएक्शन के कारण हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि हीट क्यों रिलीज हो रही है, आप लोग खुद समझ जाएंगे, ठीक है। बात करते कोई एक एसिड ले लेते हैं HA, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ BOH की, ठीक है। कोई बेस है, वो मिलके कोई AB सोल्ट बना रहे हैं, और यहाँ पे वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सोल्ट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एसिड है ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बेस है, और ये फॉर्म मिलके सॉल्ट बना रहे हैं, राइट। तो जब हम लोग इसकी आयनाइज करेंगे इस चीज़ को, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होती है वाटर के अंदर, ठीक है। तो वो सबसे पहले अपने आप को आयनाइज करेगा H प्लस प्लस A माइनस के अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये HI लग जाएगा, HIA बोल देता हूँ मैं, हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द एसिड, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, B प्लस और OH माइनस, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा HIB बोल देता हूँ, ठीक है। हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ बेस, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, राइट। एक तो ये दोनों कंबाइन करेंगे जो कि ये फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसको लिए क्या बोलेंगे हम लोग, इस हीट को क्या बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा HN2 न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन सेकंड इसको बोला जाता है। अगली स्टेप में इस वाले को देखते हैं कि जब वाटर फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको बोला जाता है डेल्टा HN1, ठीक है, इस तरीके से। उसको बोलते हैं डेल्टा HN रिएक्शन, ठीक है। एन का मतलब न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे। तो हम लोग को एक चीज पता है कि ये बॉन्ड है पर साइकिल है, राइट। तो हम लोग किसी भी पाथवे से जाए, एनर्जी हमेशा क्या होती है, कंजर्व रहती है, राइट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा HN रिएक्शन जो है, मतलब अगर मैं सीधे सीधे जाऊं या इस पाथ से घूम के जाऊं, ठीक है, उन दोनों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं बोलता हूँ डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ एसिड प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ बेस प्लस डेल्टा HN1 प्लस डेल्टा HN2 का सम क्या होगा, डेल्टा H इन रिएक्शन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जो -57.1 है, या जो भी आप लोग बोलना चाहो, माइनस का 57.3, ठीक है, दोनों लगभग लगभग क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ कि डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो माइनस का 57.1 किलो जूल पर मोल होती है, रिलीज करती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे डेल्टा HN2 की वैल्यू हमेशा सॉरी N1 की वैल्यू हमेशा पता रहेगी कितनी, माइनस का 57.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये चीज़ हमें हमेशा पता रहती है। तो बात करते हैं हम लोग डेल्टा HN1, जो IA है, IB है, और डेल्टा HN2 है, ठीक है। तो हमारे पास 4 केसेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड
सॉरी, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एंड द वीक एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि जो आयोनाइजेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वो जीरो होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि डेल्टा एच आई ए डेल्टा एच आई बी क्या होता है, जीरो होता है। एंड डेल्टा एच एन टू भी क्या होता है, जीरो होता है। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों, क्योंकि वो खुद ही आयोनाइज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, उसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो जो आयोनाइजेशन होता है ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जीरो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा एच आई ए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कि क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट वीक बेस के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे डेल्टा एच बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो डेल्टा एच बी जीरो नहीं होगा। अगर डेल्टा एच बी जीरो नहीं है तो डेल्टा एच एन टू भी जीरो नहीं होगा यहाँ पे, ये चीज़ आप याद रखना। फिर बात करते हैं डेल्टा एच आई ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। डेल्टा एच बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एन टू भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा एच आई ए नॉन जीरो है, डेल्टा एच आई बी भी नॉन जीरो रहेगा, और डेल्टा एच एन टू भी नॉन जीरो रहेगा। तो होप ही आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं पहली वाली का, क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड रेस्पेक्टिवली। तो ये तीनों क्या है, जीरो है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यानी क्या हो गया, डेल्टा एच रिएक्शन जो आ रहा है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का, वो किसके कारण आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर के कारण आ रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर यहाँ पे हो रहा है, राइट। इन तीनों में कहीं पर भी नहीं हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो होप यू आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो आयोनाइजेशन होता है उनकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। इसलिए एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस पे जब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं इन दोनों का, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो वाटर की रिलीज एनर्जी के बराबर होती है, मतलब वाटर के फॉर्मेशन के बराबर होती है, 57.1 किलो जूल पर मोल। ये एक स्टैंडर्ड है, इसको आप याद करना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो जो ये क्वेश्चन बेस्ड है वो नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड है। और पहले भी हम लोगों ने ऐसा ही एक क्वेश्चन देखा हुआ है, तो नर्स्ट इक्वेशन जरूर पढ़ लीजिएगा आप आईआईटी के अगर तैयारी कर रहे हैं तो आईआईटी के लिए। तो नर्स्ट इक्वेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन लगा के जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है विद हाफ सेल रिएक्शन। अगर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, पहले क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो दे रखा है, इनोट सेल दे रखा है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, 0.28 दे रखा है। फिर हम लोगों ने क्या किया, कंसंट्रेशन क्या कर दी, चेंज कर दी। मतलब सभी के पहले 1 मोलर कंसंट्रेशन थी, सभी के सभी। फिर हम लोगों ने सिर्फ एक को चेंज किया है, क्या, किसकी कंसंट्रेशन चेंज की है हम लोगों ने, और जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन थी उसको 10 मोलर कर दिया। पहले कितनी थी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, हमारे पास 1 मोलर थी। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को इस बार 10 मोलर कर दिया, बाकी को क्या रखा है, सेम रखा है, ठीक है। तब पूछा जा रहा है कि हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, यानी कि इनोट सेल क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं। तो ई सेल क्या होता है हमारे पास, ई नोट सेल माइनस आर टी वाई एन एफ, ठीक है, एलन। और जब इसको सॉल्व किया जाता है तो क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, राइट, ठीक है। ई नोट सेल हमें पता है कितना है, 0.28 है, तो 0.28 लिख दिया मैंने, माइनस जब इसको सॉल्व किया जाता है तो कितना आता है, 0.0592, ठीक है, अपॉन एन। एन कितना है हमारे पास यहाँ पे, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे कितना है, जीरो पे है, जीरो से कितना गया, +2 पे गया, और यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा, एन फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हुए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनकी वैल्यू 2। फिर क्या आता है, लॉग बेस 10, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे जो गैस का प्रेशर होता है वो 1 पास्कल लिया जाएगा, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, -0.0592, ठीक है, और यहाँ पे जो सॉल्व होने के बाद आएगा डिवाइड बाई 2,
ठीक है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ log बेस 10, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 10, तो इसकी वैल्यू तो कितनी होगी 1 हो गई, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2 से 2 गया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका आंसर कितना आ रहा है 0.92, तो इधर चला गया, ठीक है। इसका 3 इधर आ गया, और ये हो गया हमारे पास 3 3 कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर है ये वाला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास राउल्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूँ जहाँ से आप क्वेश्चन करिए, जैसे कि राउल्स लॉ हो गया, ठीक है। इससे पहले 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की। नर्स्ट इक्वेशन से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 3 क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं इसके खुद के, ठीक है। और हमारे पास जो सीक्वेंस रिएक्शन होती है, सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन होती है, जैसे कि ए गिवन है, बी पूछा गया है, उस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे हैं। हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है। उससे आप क्वेश्चन करिए। बात करते हैं हम लोग जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ठीक है, उसके भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जो नेमिंग रिएक्शंस होती हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन से। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि OH माइनस का जो क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें पूरा रिंग क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस तरह के क्वेश्चन को आप देखिए बार बार, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एट द 298 केल्विन पे एक रिएक्शन परफॉर्म, मतलब रिएक्शन तो नहीं, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस गिवन है, ठीक है। आइडियल गैस क्या होती है, जो राउल्स लॉ को फॉलो करती है। तो राउल्स लॉ क्या होता है, पी नॉट, पी एस सॉल्यूशन क्या होता है, पी नॉट है, ठीक है, एक्स है, प्लस पी नॉट भी एक्स भी, ठीक है। जहाँ पे ए नॉट और पी नॉट भी क्या है, पी नॉट है, पी नॉट भी क्या है, हमारे पास प्योर स्टेट के अंदर क्या होता है, इसके प्रेशर होते हैं, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ प्योर स्टेट के जो प्रेशर्स होते हैं उसको पी नॉट है, पी नॉट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स और एक्स भी क्या है, ये हमारे पास क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। ओ एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। सिमिलरली एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, राइट। ये चीज़ आप लोगों को बेसिक पता ही रहनी चाहिए, ठीक है, तभी क्वेश्चन पे आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि पी एस सॉल्यूशन कितना गिवन है, 500 गिवन है, राइट। कब है ये 500, जब हमें 1 मोल ऑफ L1 लिया हुआ है और 2 मोल ऑफ द L2 लिया हुआ है। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 500 इक्वल्स टू पी नॉट ए, ठीक है। अच्छा देखिए हमें मोल गिवन है, मोल फ्रैक्शन नहीं गिवन है, मोल्स गिवन है। तो सबसे पहले इसको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से एक्स से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन टोटल मोल कितना है, 1 मोल ये है और 2 मोल ये हैं, तो कितने मोल हो गए, 3 मोल, ठीक है। एक्स भी कितना हो जाएगा यहाँ से, मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ x1, ठीक है, x2 लिख देता हूँ ताकि लिक्विड 1 लिक्विड 2 ये डिफाइन करें, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 मोल्स हैं तो कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 प्लस पी नोट बी इंटू 2/3, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, 2 moles ऑफ L1 इज एडेड इन टू द सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर इज इंक्रीज बाय द 5%, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले क्या था 500 था, अब 500 का 5% से इंक्रीज हो गया है, तो मैं लिख देता हूँ 5% ऑफ द 500 से इंक्रीज हो गया है, इतना इंक्रीज हो गया है, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 5, आई थिंक 25, ठीक है, 525 चला गया, ठीक है। अब हमें गिवन है पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन कितना चला गया, जब हमने 2 मोल ऑफ L2 सॉरी L1 ऐड कर दिए हैं, तो इस बार हमारे पास कितना हो जाएगा, x से x1 कितना हो जाएगा, पहले कितने थे हमारे पास, 3 थे, ठीक है, 2 और आ गए तो 5 हो गए कुल मिला के। तो अब L1 के पहले 1 था, उसमें 2 और ऐड कर दिए तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और x2 कितना हो जाएगा इस बार, 2/5 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/5 प्लस पी नॉट बी 2/5। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले तो हम लोग जो ये 5 था, इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे जो 3 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए देख, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें ये चीज़ निकल के आएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, ठीक है, पहले वाले का ऊपर वाला है, नीचे वाले का नीचे वाला है, राइट। जब यहाँ पे इन दोनों को देखोगे ये दोनों चीज़ सेम है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर देंगे। जैसे आप इसको माइनस करोगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 1125, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 पी नोट के बराबर आ जाएगी, पी नोट ए के बराबर। ठीक है, क्योंकि 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पी नोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के, 562.5। ठीक है, 562.5। तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसके लगभग आंसर है। ठीक है, तो अब सेकंड देखते हैं कि पी नोट बी की वैल्यू कितनी आती है। चलिए, तो यहाँ से पी नोट है इसको माइनस करेगा। ठीक है, तो यहाँ से पी नोट बी की वैल्यू निकल के आएगी, ये लगभग 469 के लगभग निकल के आ रही है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो उसको कैलकुलेशन के थ्रू। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन जो नंबर ए है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं। चलिए देखते हैं पहले उन क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, पहले खुद सॉल्व करो और बाद में सॉल्यूशन देखो, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहले आप फटाफट से इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। यहाँ पे हमसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, ठीक है, डाइजोनियम सोल्ट हमें गिवन है, उससे एक बेंजीन बनता है जब इथेनॉल की रिएक्शन करवाते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेंजीन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और उसके साथ पूछा जा रहा है कि एक्स क्या बनेगा, और N2 गैस निकलती है, HCl एज अ गैस निकलती है। तो यहाँ पे ये 2019 का IIT का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, और फिर हमें ये नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है कि मैंने एनिलीन की रिएक्शन करा दी XsBr2 वाटर के साथ, फिनोल की रिएक्शन करा दी XsBr2 वाटर के साथ, मैंने फिनोल की रिएक्शन करा दी Br2CS2 यानी कि कार्बन सल्फाइड के साथ। ठीक है, बात करते हैं फिनोल के, में जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा दी मैंने। ठीक है, और ये आपको पता ही है H3PO2, या फिर इथेनॉल जब डालते हैं इसके अंदर डाइजोनियम के अंदर तो क्या होता है, बेंजीन रिंग बनती है, राइट। फिर बात करते हैं हम लोग इथेनॉल की। ठीक है, इथेनॉल जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है, हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एल्कीन फॉर्मेशन होगा। बट अगर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रखा तो क्या, एस्टर, मतलब हमें एस्टर देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है, ये जो आप देख एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन का आंसर आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, एल्कीन देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ हमें एस्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, जब जिंक डस्ट की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये जो OH होता है हट जाता है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, बेंजीन रिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर भी हमें बेंजीन रिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक साथ डाला हुआ है। बात करते हैं फिनोल अनिलीन, जो ये दोनों हैं, जब ये XsBr2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यानी कि NH2 है, तो ये तीनों पोजीशंस पे क्या लगा देता है, Br लगा देता है। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास OH माइनस के साथ भी यही होता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, फिनोल के साथ Br लग जाता है, बट CH2 के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही जगह पे क्या लगता है, Br लगता है। एक तो ये हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, दूसरा हमारे पास जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, OH Br। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन तो अभी डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। ये एक्स की वैल्यू क्या होगी ये अभी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, रोजनमुंड कैटलिस्ट कहलाता है ये वाला, PDBSO4H2। ठीक है, ये इसको रिड्यूस कर देता है किसमें, एल्डिहाइड के अंदर, राइट। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रिल्स की, कि यहाँ पे क्या होता है, जो CN है इस पे जब हमारे पास ग्रिग्नाट अटैक करता है तो सबसे पहले क्या होगा, पीएच माइनस जाके अटैक करेगा इस पोजीशन पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N,
और यहाँ पे लोन पेयर रहेगा इसका, और यहाँ पे पीएच लग जाएगा। अब ये लोन पेयर क्या करता है, इस वाले पोजीशन पे अटैक करेगा, इस एमजी जो पॉजिटिव है, एमजी बीआर जो पॉजिटिव है, इस पे जाके अटैक करेगा। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा MgBr का। ठीक है, और यहाँ पे लगा रहेगा हमारे पास कौन, पीएच। जब आप इस पे हाइड्रोलिसिस करोगे अगली स्टेप में, यहाँ पे एक और वाटर भी आएगा, तो इसका जो फॉर्मेशन होने को मिलता है वो हमें मिलता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा, और यहाँ पे पीएच देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मतलब यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे H3O पॉजिटिव एज अ हाइड्रोलिसिस के लिए काम करता है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन हमें गिवन है 364 पेज नंबर पे गिवन है ये। ठीक है, ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12। ठीक है, ये वाली रिएक्शन गिवन है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको कंफर्म कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि 8th रिएक्शन है। इसको लिए नया पेज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि, एक सेकेंड रुकिए, कि जब मैं CO2 की रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है, ग्रिग्नार्ड से, तो सबसे पहले मैंने RMgX लिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले R माइनस जाके इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ओपन हो गया, यहाँ पे R लग गया। ठीक है, अगली बार में क्या होगा, Mg जो X है वो माइनस वाला इस पर अटैक कर देगा, राइट। तो C डबल बॉन्ड O R O माइनस और MgX लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर होगा ये कि जब इसके लिए हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह से ये टूटेगा इस तरीके से। तो C डबल बॉन्ड R, यहाँ पे OH लग जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, MgX OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होनी थी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि यहाँ पे गिवन है हम लोगों को। एक सेकेंड, थोड़ा लोड लेगा ये। ये रहा, कौन सी है, जब हम लोगों ने SN HCl की रिएक्शन कराई, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन के ऊपर SN HCl की रिएक्शन कराई, तो हमें क्या पता है, ये रिड्यूस कर देता है किसके अंदर, NH2 के अंदर। ठीक है, अगर ये मल्टीपल होते तब भी सेम रिएक्शन होती, जैसे कि NO2 NO2 होते, जब मैं इसका रिडक्शन कराता तब भी सेम रिएक्शन देता, दोनों को NH2 में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, बट जब इस जगह पे हम लोग NH4 2s का यूज करते हैं, तो दोनों के दोनों रिड्यूस नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही रिड्यूस हो पाता है। NO2 एक रिड्यूस होगा और एक नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एक मेंटेन रहता है और एक ही रिड्यूस होता है। ठीक है, इसको क्या होता है, कंट्रोल रिडक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जबकि यहाँ पे कंट्रोल रिडक्शन नहीं हो रहा था, यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन देखने को मिल रहा था। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अब नेमिंग रिएक्शंस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे लिए। चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताने वाला था कि एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है यहाँ पे। चलिए पहले इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो बात करते हैं इस रिएक्शन की। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इथेनॉल है वो जाके इसको क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है N2+Cl- को, और वहाँ पे अपना एक हाइड्रोजन दे दे रहा है, राइट। जब सामने वाले का रिडक्शन होगा तो खुद का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, यानी इथेनॉल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन कराओगे आप, यानी इथेनॉल क्या है, C2H5 है, OH। इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, राइट, ऑक्सीडेशन पे। तो इसका ऑक्सीडेशन पे क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड, राइट, एसिड एल्डिहाइड। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। होप ही आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, किस तरीके से इसका मैंने आंसर निकाला है, एक्स की वैल्यू। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो हम लोग नेमिंग रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं उसकी। तो यहाँ पे कुछ नेमिंग रिएक्शंस मैं लेके आया हूँ जो कि ऑर्गेनिक की है। ठीक है, एज आप लोगों को होमवर्क है कि आप लोग इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। ठीक है,
जैसे कि रीमर टीमर इक्वेशन हो गया, मैंने पेज नंबर भी लिखा है कि आप एनसीईआरटी क्लास 12 से कहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। सो रीमर टीमर इक्वेशन ऑल द बेसिकली जो डाइजोनियम सोल्ड की जो रिएक्शंस होती हैं, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। उसको आप 304 से आगे के जो पेज नंबर्स हैं वहाँ पे आप लोगों को गिवन होगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिए इसको। ठीक है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी है हमारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन जितनी भी है सारी की सारी अच्छे से पढ़िए। ठीक है। 2 रिएक्शन मैंने अभी आपको पहले करवाई है। रोजनमुंड रिडक्शन भी आप लोगों ने देखा हुआ है, PDE-BSO4 के प्रेजेंस में होता ही है। ठीक है। किल्मेंशन रिडक्शन एंड वुल्फ कृष्णा रिडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है। इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना। ठीक है। C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देगा, HH लगा देगा वहाँ पे, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और इसका अगर आप एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए किल्मेंशन रिडक्शन और हमारे पास वुल्फ कृष्णा रिडक्शन दोनों अलग अलग मीडियम में होते हैं। ठीक है। एक बेसिक मीडियम होता है तो एक एसिडिक मीडियम होता है, तो वो भी चीज़ आप याद रखना। ठीक है। और वो किस मीडियम में कौन सा रिड्यूस नहीं कर पाएगा वो भी आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है एडवांस के लिए। ठीक है। एल्डोल एंड कैनिजारो पे एडवांस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। सॉरी, कैनिजारो जो है, यहाँ से हमारे पास IIT आई थिंक 2021 पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कैनिजारो से। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास रहने वाला इक्वेशन ये क्या है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिकार्बोक्सिलेशन थ्रू द कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है। कार्बाइल अमीन एंड द जो रीमान टीमर इक्वेशन है, ये दोनों के अंदर हम लोग सेम चीज़ यूज़ करते हैं, राइट। रिएजेंट हमारा क्या आता है, सेम रहता है इसके अंदर, दोनों के अंदर। ठीक है। आप लोग ये चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाइए कि रीजेंट क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन की जितनी भी रिएक्शंस हैं पूरी बुक के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिक की सारी आपको पता होनी चाहिए, एक जगह पे लिख लीजिएगा। ठीक है। गैब्राल थैलामाइड रिएक्शन को भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। बात करते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, जो कि 394 पेज नंबर पे गिवन है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। तो होप ही आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है। मैं इन सब का एक अलग से बना सकता हूँ, बट अभी मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं है इतना कि मैं इन सब की रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ा सकूँ आप लोगों को। ठीक है। एडवांस से पहले तो ये पॉसिबल नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगा इन सब पे एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आने वाले फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना आए इस चीज़ को लेके। ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द केमिस्ट्री, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दिए। चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोगों को बेसिक स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पे। ठीक है। सेकेंड टॉपिक है यहाँ पे नेमिंग रिएक्शंस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। और फिर हमारे पास एरोमेटिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, जहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है। हकल्स रूल पे। ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म क्या क्वेश्चन आया था, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से पूछा गया था। ठीक है। जिसमें हमारे पास चेन आइसोमर का क्वेश्चन था, जो भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है। GI से रिलेटिव क्वेश्चन आया है। ठीक है। ज्योमेट्रिकल कितने आइसोमर पॉसिबल है इस स्ट्रक्चर के, वो पूछा गया था। ठीक है। और हमारे पास ज्योमेट्रिकल सिस एंड ट्रांस में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, ट्रांस की ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। फिर हमारे पास कायरल एंड अकायरल कंपाउंड से क्वेश्चन आया था। ठीक है। कायरल एंड अकायरल कंपाउंड। ठीक है। कौन सा कायरल इसमें से वो आपको बताना था। ठीक है। अकायरल लिखा है ये, कायरल कंपाउंड। ठीक है। फिर हमारे पास बायोमोलिक्यूल से RNA एंड DNA से क्वेश्चन आया था। ठीक है। जिसमें न्यूक्लिक एसिड से हमें गिवन थे, राइट। तो हम लोगों को बताना था कि इसमें से बेसिकली कौन सा न्यूक्लिक एसिड RNA में पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है। तो उस पर क्वेश्चन था RNA एंड DNA। ठीक है। बात करते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है।
दो स्ट्रक्चर गिवन होंगे, किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। इस इनऑर्गेनिक में भी आया था, ऑर्गेनिक में भी आ चुका है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे सोर्स प्रोजेक्शन पे भी एक क्वेश्चन आया था। तो सोर्स प्रोजेक्शन पे, ठीक है, काफ़ी मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेमिंग ऑफ फ्रिक्शन पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं यार, ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। और एक और था इसके अंदर कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो होता है ऑर्गेनिक के अंदर, उससे भी क्वेश्चन आया था, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है, ठीक है। बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर VSEPR थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को बॉन्ड एंगल्स कंपैरिजन कराया हुआ है, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, टॉपिक पे। एमओटी थ्योरी पे क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्टली कि हमारे पास इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है, बताना था। इसमें B2 हमारे पास क्या था, पैरामैग्नेटिक था, एंड हमारे पास O2 पैरामैग्नेटिक था, आई थिंक, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन आया था बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, कि बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर CFT थ्योरी से आया हुआ है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट। एंड जो इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आता ही आता है, ठीक है। इसमें आप T2G EG के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है इसका, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम EDG लिख देता हूँ मैं, EFD लिख देता हूँ, ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। उन सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। कलर कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि इसका कलर क्या होगा कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद तो आप लोगों ने वहाँ पे मुल्शन व्हील के बारे में सुना होगा, ठीक है। मुल्शन व्हील मुल्शन व्हील के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमारे पास जो हमारे पास आइसोमेरिज्म है, उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ नंबर ऑफ इनिशियोमर के बारे में पूछा था, ठीक है? तो आप लोग उसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम लोगों को एक और क्वेश्चन आया था, जिसमें हम लोगों को सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में पूछा था, सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में पूछा था एक बार, ठीक है। और फिर हमारे पास पैरा एंड डाया भी पूछा हुआ है कई बार, कि एक हमें कॉम्प्लेक्स गिवन होगा, तो उसका पैरा डाया, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कि वो सब हम लोगों को कॉम्प्लेक्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन आता है डी ब्लॉक की। बात करें डी ब्लॉक से MnO4, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, MnO4 माइनस MnO4 माइनस से क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पैरा डाया पढ़ा, इनके कलर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। पैरा एंड डाया, ठीक है, कलर के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। ये सब हम लोगों ने चीज़ें देखी है डिटेल में। फिर हम लोगों ने इसी के अंदर देखा कि लेंथेनॉइड सीरीज का क्वेश्चन आया था एफ ब्लॉक से, ठीक है। लेंथेनॉइड सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। फिर हम लोगों ने देखा इंटरस्टिशियल कंपाउंड से दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एक 2019 में भी आया था, एक 2018 में भी आया हुआ है, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड से, ठीक है। यहाँ पे एक बार तो हाइड्राइड के बारे में पूछा गया था, एक बार हमारे पास MnO4n के बारे में पूछा गया था, जो कि ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट किससे, Mn से, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे दे रखा है हम लोगों को। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ समझिएगा यहाँ पे, कि हमारे पास KP/KC का जो रेशियो होता है, I think ये इसमें नहीं आएगा, इसके अंदर है ये। KP/KC का रेशियो जो होता है, वो क्या होता है, RT के पावर डेल्टा NG होता है। उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है फिजिकल के अंदर, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन से क्या क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, जो हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ई सेल क्या होता है, ई नोट सेल माइनस RT/NF ln K, ठीक है, ये होता है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड, जो हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln K, ठीक है, ये होता है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है। 4th, जो हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln K, ठीक है, ये होता है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड,
डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट सेल होता है, राइट, ये भी होता है। और क्या होता है, माइनस आर टी बाई एन एल एन के होता है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन पे क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इन दोनों टॉपिक पे नॉस्टिक क्वेश्चन से खासतौर पे बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, और फिर हम लोगों को पता है कि आइडियल केस से क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। आइडियल केस से राउल्स लॉ पे बहुत आए हुए हैं। ठीक है, राउल्स लॉ पे बेस्ड एंड डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, जहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और फिर बात करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर जहाँ पे हम लोगों को डेल्टा टी एफ आई आई थिंक आई के बी, एक सेकेंड, के बी एम के बारे में पूछा गया था। ठीक है, के एफ, ठीक है, तो यहाँ से आई की वैल्यू पूछी गई थी आपसे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अब यहाँ से पैरेलल रिएक्शन का के इक्विवेलेंट पूछा गया था, इससे केमिकल काइनेटिक्स से पैरेलल रिएक्शन का। ठीक है, पैरेलल रिएक्शन का हम लोगों से क्या पूछा गया था, के इक्विवेलेंट, जो कि क्या होता है, समीशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस। ठीक है, सभी रिएक्शन का सम कर देना है हम लोगों को, के आई लिख देता हूँ मैं, आई से एन तक। ठीक है, सभी पैरेलल रिएक्शन का तो क्या मिल जाता है हमें, के इक्विवेलेंट मिल जाता है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन आया था आरएनएस इक्वेशन से। ठीक है, क्या होता है, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे पूछा गया था टी इक्वल्स टू इन्फानाइट पे के की वैल्यू क्या होती है, ए के बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। बात करते हैं हम लोग एक और चीज़ से क्वेश्चन आया था, जिसको बोलते हैं फ्रेंडली चाइसोथर्म। ठीक है, फ्रेंडली चाइसोथर्म से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फ्रेंडली चाइसोथर्म क्या होता है, एक्स बाई एम के की पावर पी की पावर वन बाई एन होता है इसका। ठीक है, और आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, राइट, ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, एक्स बाय वर्सेस पी का, और जो इसका स्लोप होता है वो क्या होता है, वन बाई एन होता है। ठीक है, इस पे और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चलिए देखते हैं पहले उन क्वेश्चंस को। इनऑर्गेनिक के अंदर हम लोगों को पता है कि यहाँ से इलिंगम डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इलिंगम डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है। इलिंगम डायग्राम कहाँ है, हमारे पास मेटलर्जी में है। ठीक है, नेम ऑफ द ओर से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर कई सारे और भी क्वेश्चंस हैं, आई थिंक, जहाँ पे हम लोगों को, आई थिंक यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पूछा गया था एक बार, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर का क्या पूछा गया था, हमें रिलेशन पूछा गया था किसके साथ, के इक्विवेलेंट, सॉरी, के ऑफ द रिएक्शन एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जितने मैंने अभी एक पेज पे लिखे हैं। ठीक है, और फेराडे लॉ पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फेराडे लॉ। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये पेन आज तो गया मेरे हाथ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इन सभी टॉपिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अच्छे से, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्राई करूँगा कि आप लोगों के लिए मैथ्स एंड फिजिक्स की एक मैराथन लेके आऊँ, जहाँ पे आप लोगों को मैथ्स एंड फिजिक्स के जितने भी पीवाईक्यू हैं हमारे पास आईआईटी के, सारे के सारे मैं डिस्कस करूँगा प्रॉपर तरीके से, और आप लोगों का अच्छे से मतलब तैयारी हो जाएगी। इस बार इन टॉपिक से देकर क्वेश्चन अगर आया, तो देखो आप लोगों के 60 में से 54 प्लस टू मार्क्स पक्के, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं इन टॉपिक्स की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। इन टॉपिक से देकर क्वेश्चन अगर आया, तो देखो आप लोगों के 60 में से 54 प्लस टू मार्क्स पक्के, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं इन टॉपिक्स की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।